सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 123। पहला प्रश्न। एक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 औरंग राजकोष का प्रभारी। 2 बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। 3 मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी, औरंग राजकोष का प्रभारी। यह युग्म सही नहीं है। औरंग शब्द का अर्थ सम्राट औरंगजेब से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन राजकोष का प्रभारी किसी विशेष पद का नाम नहीं है। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, यह सही है। बेनियान एक व्यक्ति था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था और उसने व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता, यह भी सही है। मिरासीदार वे लोग थे जो भूमि से प्राप्त राजस्व को राज्य को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न। 2 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। 2 लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3 महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध नहीं है। स्थाविरवादी थेरावाड़ा बौद्ध धर्म, जो थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है, महायान से अलग है। यह बौद्ध धर्म की पुरानी और पारंपरिक शाखा है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। लोकोत्तरवादी संप्रदाय ने बुद्ध के आध्यात्मिक गुणों को और अधिक प्रगाढ़ रूप से स्वीकार किया। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। महायान ने बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में देखा और उनके देवत्व की पूजा की, जिससे यह धर्म और भी फैल गया। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ए भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। बी भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। सी देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं। डी ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर है ए, औद्योगिक क्रांति के दौरान, विशेष रूप से ब्रिटिश औद्योगिकीकरण के प्रभाव में, भारत के पारंपरिक दस्तकारी उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ब्रिटेन में विकसित हुए बड़े कारखानों और मशीनों ने भारतीय हस्तनिर्मित वस्त्रों और अन्य उत्पादों की मांग को कम कर दिया। ब्रिटिश वस्त्र उद्योग ने सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों का उत्पादन शुरू किया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जैसे कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। भारत में मशीनों का प्रवेश और रेलवे का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने भारतीय हस्तनिर्मित उद्योगों को ही प्रभावित किया। अगला प्रश्न। 4 भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। 2 महेंद्रवर्मन एक के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। 3 परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। 4 गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। उपर्युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? ए 2 1 4 3, बी 3 1 4 2, सी 2 4 1 3, डी 3 4 1 2। इस प्रश्न का उत्तर है सी, महेंद्रवर्मन आय के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। महेंद्रवर्मन आय का शासन 7वीं शताब्दी में था। उन्होंने पल्लव साम्राज्य की नींव रखी और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। गोपाल ने 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश की स्थापना की। यह राजवंश बंगाल में स्थापित हुआ। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय।
राजा भोज का शासन 10वीं शताब्दी में था और उन्होंने प्रतिहारों की सत्ता को मजबूत किया। परांतक आय द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। परांतक आय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न 5 निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ए. राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। बी. प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। सी. विनिमय पत्र। डी. सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। इस प्रश्न का उत्तर है सी। हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र था जिसका उपयोग व्यापारिक लेनदेन में किया जाता था। यह एक प्रकार का चेक या वचन पत्र था जिसके द्वारा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन की प्राप्ति के लिए एक वचन पत्र जारी करते थे। इसे उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में व्यापार और लेनदेन की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। हुंडी का उपयोग व्यापारियों द्वारा उनकी ऋण लेनदेन और भुगतान संबंधी जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता था, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सरल होती थीं। अगला प्रश्न 6 स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। 2. इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। 3. देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। पहला कथन सही है। सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा ने औपनिवेशिक शासन के मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली शक्तियों के खिलाफ चेतावनी दी और भारतीय समाज को मानसिक रूप से स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। दूसरा कथन भी सही है। इस पुस्तक ने स्वदेशी आंदोलनों के तहत नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को प्रेरित किया, जो जनता के बीच राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम बने। तीसरा कथन गलत है। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग भारत के संपूर्ण संदर्भ में किया गया था, न कि केवल बंगाल क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न 7. गांधी-इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? 1. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। 2. असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। 3. पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। 4. केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. केवल 1, 2 और 4। सी. केवल 3। डी. केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। गांधी-इरविन समझौते के तहत कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। समझौते में असहयोग आंदोलन के दौरान जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेने की बात भी शामिल थी। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, यह मुद्दा समझौते में शामिल नहीं था। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। हिंसा में शामिल नहीं होने वाले कैदियों की रिहाई की स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न 8. अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ए. गोपाल बाबा वलंगकर। बी. ज्योतिबा फुले। सी. मोहनदास करमचंद गांधी। डी. भीमराव रामजी अंबेडकर। इस प्रश्न का उत्तर है ए. विटाल विध्वंसक पत्रिका का प्रकाशन गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा किया गया था। यह पत्रिका विशेष रूप से अस्पृश्य समुदाय के उत्थान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रकाशित की गई थी। वलंगकर ने इस पत्रिका के माध्यम से समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और इसे अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लिए एक मंच प्रदान किया जहां वे अपनी आवाज उठा सकें और समाज में समानता के लिए संघर्ष कर सकें। अगला प्रश्न 9. भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्यावाप
तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ए. भूमाप। बी. विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के। सी. नगर की भूमि का वर्गीकरण। डी. धार्मिक अनुष्ठान। इस प्रश्न का उत्तर है ए. कुल्यावाप और द्रोणवाप शब्द भारतीय इतिहास में भूमि माप के संदर्भ में उपयोग किए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से प्राचीन भारतीय भूमि माप व्यवस्था में होता था। कुल्यावाप का मतलब है भूमि का वह माप जिसे एक कुल, सांस्कृतिक या जातीय इकाई के लिए निर्धारित किया गया था, जबकि द्रोणवाप का मतलब था एक विशेष भूमि माप इकाई जो अक्सर कृषि भूमि से संबंधित होती थी। इन शब्दों का प्रयोग भूमि वितरण और कृषि संबंधी कार्यों में होता था। अगला प्रश्न, 10 निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ए. अशोक। बी. समुद्रगुप्त। सी. हर्षवर्धन। डी. कृष्णदेव राय। इस प्रश्न का उत्तर है ए. यह उद्धरण सम्राट अशोक के अशोक अभिलेख से लिया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी सभी धर्मों का सम्मान किया और प्रजा को भी इसी प्रकार का व्यवहार करने की सलाह दी। उनके इस संदेश में यह कहा गया था कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अशोक ने धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता का संदेश दिया, जो उनकी सम्राटी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।